सॉरी 1 लाख की नीड होती है जिसमें 25,000 तक कोरोना ट्रांसप्लांटेशन होता है। इस तरह से जो रेशा है, सॉरी कॉर्निया, गलती से मैंने शब्द बोल दिया, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा था। इस तरह से देखा जाए तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रेशो है भारत में बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का विषय है हम सभी के लिए बहुत ही मार्मिक है। उसी के लिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए और धन्वंतरी वंदना देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे संभाषा के कन्वेनर डॉक्टर राकेश कुमार। धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी। धन्वंतरी वंदना के लिए हम सादर प्रस्तुत हैं सभी। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जराभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवातावनिवारिवह्निं पंच प्रपंचात्मक देहभाजं संताप संपात ज्वराज्वरांतकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। इसी के साथ में आज के उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करने हेतु और इस कार्यक्रम के ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए पुनः एक बार मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे कन्वेनर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ईश्वर आराधन से एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है और कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होती है। मैं कार्यक्रम में हमारे बीच में विद्यमान हमारे श्रद्धेय परमादरणीय गुरुजी प्रोफेसर वैद्य योगेश चंद्र मिश्र जी, गुरुजी के नाम से आप फेमस हैं। आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं सर। हम आभारी हैं आपके कि हमने आपको जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सर आपको जो है संदेश प्रेषित किया है और आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। आपका पाते हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरक रहता है और न केवल हमारे लिए पूरा का पूरा विश्वाद्वैत संगठन, विश्वाद्वैत परिषद का जो संगठन देश पर है उसके सूत्रधार के रूप में उसको आज स्थिति पर ला खड़ा करने में आपका जो योगदान है वो अप्रतिम है। और आपका मार्गदर्शन हमें निश्चित रूप से मिलता रहेगा। हम इस भाषा को भी आगे से आगे आपके मार्गदर्शन से और अच्छा बनाते रहेंगे। ये अंगदान मुझे आज भी ध्यान है, पिछला जो व्याख्यान हुआ था उसमें मैंने चर्चा की थी कि मैं उस दिन भी किसी कार्यक्रम में व्यवस्था था, हमारे यहाँ डेड बॉडी डोनेशन हुआ था, तो वो डेड बॉडी जब देने वालों के यहाँ तीये की बैठक में उनका उठावना था, उसमें उनको धन्यवाद पत्र ज्ञापन करने गया था। तो वहाँ मैंने इस बारे में थोड़ा अवेयरनेस के लिए वो जो है थोड़ा सा उनको बताया भी था, जागरूक भी किया था। और उनके बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम कैसे कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो लोगों में जिज्ञासा रहती है, लेकिन जो लोगों में प्रक्रियाओं का अभाव, प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, कैसे करें क्या नहीं। तो उस दिन ही संयोग से गुरुजी भी हमारे साथ उपस्थित है और गुरुजी ने उसी दिन एक टैगलाइन दी कि हमारा जितने भी जो व्याख्यान होंगे उसमें एक लाइन जोड़ी जाएगी कि नेत्रदान, महादान और रक्तदान और या फिर अंगदान। तो हमने इसको टैगलाइन को हमारे यहाँ शुरू कर दिया है गुरुजी। तो आपकी प्रेरणा से हम निश्चित रूप से अच्छे अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे बीच में मौजूद हमारे इस
जो विश्व रचना रचनाशाली संभाषा के जो सूत्रधार हैं, जो हमारे प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, आप निश्चित रूप से पूरे इस इतनी बड़ी जो एक श्रृंखला है, सभी जो ग्रुप्स हैं उनको आपको कोऑर्डिनेट करना, हम तो एक को ही कर रहे हैं, आप सारे ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर। आपके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी अग्रजों का सानिध्य मिल रहा है। हमारे सभी जितने भी जो केंद्रीय पदाधिकारीगण हैं में मौजूद हैं या अभी अप्रत्यक्ष रूप से हैं, उन सबका भी इस कार्यक्रम के को अच्छे से अच्छा बनाने में पूरा जो है पाथेय मिलता रहता है। मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं, मेरी पूरी टीम। और उससे पहले मैं आज अभिनंदन करूंगा हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव सोनी जी, शिलांग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारी टीम के ही सदस्य हैं, इसलिए मैंने पहले टीम की बात की, लेकिन क्योंकि आज आप टीम के सदस्य तो हैं ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज आप वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप रचनाशाली के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। बहुत जो है मनोयोग से आप रचनाशाली को राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभारने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में मौजूद हमारी पूरी की पूरी टीम, सचिन केड़ीकर जी हैं, अमोल जी हैं, नम्रता जी हैं, हमारे प्रसन्ना जी हैं, सचिन जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनुभा जी हैं, मंजुला मिश्रा जी हैं, और भी कोई अगर रह गए छूट गए हों, मुझे ध्यान है सारे ले लिए हैं नाम। सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। हम कोशिश करते हैं कि सभी किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, तो आप सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होता है। और हमारे बीच में मौजूद आज देश भर से जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो हमारे आयुर्वेद रचनाशाली के विद्वतगण हैं, मैं देख पा रहा हूँ राजेंद्र जी शर्मा सर हैं, पूर्व उदयपुर से हमारे प्रोफेसर रहे हैं, यहाँ अकलेरा महाविद्यालय से प्रोफेसर रहे हैं, और जिनके चेहरे मुझे अभी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल में कम चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी ऑफिस में हूँ। तो आप सभी जितने भी विद्वतजन देश भर से जो जुड़े हुए हैं, और सभी छात्र जो जुड़े हुए हैं स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के, और इसके अलावा भी कुछ लोग, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा विषय है, इसमें सभी को जुड़ना चाहिए, तो मैंने और लोगों में भी इसमें जोड़ा हुआ है, तो यदि कोई वो भी जुड़ा है तो मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस व्याख्यान में। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जागरूकता अभियान है। अभी जिस दिन ये व्याख्यान तय हुआ था उसके अगले दिन या एक दिन बाद ही मैंने अखबार में पढ़ा कि साहब अब ये जो इसमें भी कुछ निर्धारित है कि इन इन चीजों का अंगदान किया जा सकता है। तो उसी दिन पेपर में आया था कि अब जो आपका हाथ अगर कट जाता है या अपर लिम्ब या एक लिम्ब कट जाता है तो उसको भी आप दान के रूप में दे सकते हैं। तो मैंने तुरंत गौरव जी को अपडेट किया, शायद वो अपडेटेड थे भी, मैंने कहा इसको भी अपने उसमें आप अपन जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अंगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुनीत कार्य है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ अभी 4 जनों को जो है अंगदान किया गया। अभी बाड़मेर में कोई एक्सीडेंट हो गया था किसी लेडी का, वो यंग एज की थी, वो काफी दिन कोमा रही, लेकिन फिर ब्रेन डेड होने के बाद परिवार, मृत्यु तो घोषित नहीं हुई थी, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद में फिर परिवार वालों की सहमति से उनके 4 अंग थे, चारों को उनको प्रत्यारोपित किया गया। हृदय को जयपुर भेजा गया, ग्रीन कॉरिडोर बना करके हृदय को जयपुर भेजा गया। 2 किडनीज थी, एक किडनी जयपुर भेजी गई ग्रीन कॉरिडोर बना करके, एक यहीं लगाई गई, ऐसे करके उनके, और लीवर, ये चारों अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। लंग्स उसके नहीं किए जा सके क्योंकि लंग्स का उनका वो क्रश हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से। तो निश्चित रूप से ऐसे 3-4 केस हमारे यहाँ जोधपुर एम्स के माध्यम से हुए हैं, और बहुत बड़ा ही पुण्य कार्य है। और आज निश्चित रूप से हम माननीय गुरु जी के सानिध्य में, पाथेय में हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं आप सभी का एक बार वापस पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज इस रचनाचारी संभाषा के 12वें व्याख्यान में। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी कृपया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राकेश जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा, हालांकि सभी
सभी को परिचय है, फिर भी कार्यक्रम की एक फॉर्मेलिटी के इसमें आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा सर, राष्ट्रीय संगठन सचिव है विश्व आयुर्वेद परिषद के, और जो 1994 में विश्व आयुर्वेद परिषद की जब स्थापना हुई थी तब से गुरुजी एक मेरुदंड के रूप में पूरी संस्था को संभाले हुए हैं। और जहाँ तक हमारा संपर्क रहा है गुरुजी से कि 24/7 सतत इस विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए सोचते रहते और इसमें कैसे हम आगे बढ़े, कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद के विकास के लिए कैसे हम प्रयासरत रहे, इसका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। साथ ही में गुरुजी ने आर्गन डोनेशन पर भी बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि आज का जो विषय है आर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस, तो इसके लिए अच्छा आदरणीय गुरुजी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश जी को। धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी, डॉक्टर राकेश जी, अनिल जी। और आज के जो विषय रखने वाले विषय प्रवर्तक हैं, शिलांग से हम लोगों के साथ जुड़े हुए डॉक्टर सोनी जी। विषय तो वास्तव में डॉक्टर सोनी जी रखेंगे, डॉक्टर राकेश जी प्रत्यक्ष उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए इनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज इसमें बैठ के मुझे भी बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि पता नहीं लगा, लगभग 1 वर्ष पहले से प्रारंभ किया विषय, जिसमें आज एनाटॉमी के या शरीर क्रिया शरीर रचना के 12वां ये प्रकल्प चल रहा है, 12वां व्याख्यान होने वाला है। और इस बीच में कैसे कैसे परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। पिछली बार जहाँ की डॉक्टर राकेश जी ने चर्चा की, हम लोग किसी कार्यक्रम में थे तो बाद में राकेश जी ने चर्चा की कि भाई मुझे बीच में से कहीं जाना पड़ गया था, तो वो शरीर दान का विषय था, अंगदान का विषय था। तो वास्तव में मैं नेत्रदान से पिछले प्रत्यक्ष रूप से 8-10 साल से जुड़ा, और उसमें अनुभव क्या आया, सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि अंगदान या देहदान या फिर दूसरा ये नेत्रदान, ये तो सब बुजुर्ग लोगों की चीजें हैं। लेकिन ये एक गलत फहमी है। क्यों? बुजुर्ग लोग का नेत्र देना तो है आपको, लेकिन जब देने का अवसर आता है तो वो उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वो मृत्यु के बाद ही ये जो अंगदान की प्रक्रिया है उसमें कुछ तो पहले भी हो ही सकते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे होते हैं, जिसमें किसी को थोड़ा सा लिवर का अंश, लिवर का पार्ट या फिर किडनी, एक ये डोनेशन तो जीवित पे हो जाते हैं। लेकिन नेत्रदान जैसा विषय है उसमें सरकार को भी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी कि पता नहीं, क्योंकि फिर क्या होता कि जो निर्धन है वो पैसे के लोभ में उसकी आंख या तो अपने आप बेच देता या फिर लोग निकाल ले जाते। ये समय की विडंबना है, काल की संरचना जैसी है वैसी है। तो पहली बार जब ये अनुभव आया तो बाद में ध्यान में आया कि वास्तव में ये विषय हम लोगों ने नेत्रदान के लिए आवेदन पत्र लोगों से लेना शुरू किए, फॉर्म भरवाना शुरू किए। फिर जब प्रैक्टिकल काम शुरू किया तो लगा कि ये तो लोग, बाकी उसके परिजन जो हैं उनको बताने के लिए है। तो नेत्रदान का जो फॉर्म है उसमें परिजनों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। माने वो व्यक्ति अपनी तरफ से निवेदन करता है कि मैंने नेत्रदान का निर्णय लिया है और आप लोग मेरी मृत्यु के बाद में इस मेरे कार्य को, मेरी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसी आपसे निवेदन है। तो वास्तव में ये इन्फॉर्मेटरी, उसका कोई कीमत नहीं है। अभी ये बात भी तय है कि किसी ने अपना नेत्रदान का फॉर्म नहीं भरा, फिर भी उसके अगर परिजन चाहते हैं, उसके पुत्र है पौत्र है, ये तय करते हैं कि नहीं भाई मेरे बाबा के देहांत हो गया है, मेरे नाना का देहांत हो गया है, अब इनके नेत्र का दान हो जाना चाहिए। तो नेत्रदान के समय का जो
पालन है, एसओपी है, उसके हिसाब से केवल नेत्रदान को नेत्र बैंक को, आई बैंक को सूचना देनी रहती है, वो लोग आके ले जाते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं 1 सप्ताह तक, कहीं उसका प्रयोग कर लेते हैं। अंगदान के विषय में जो प्रैक्टिकल बात आई वो भी वास्तव में यही है कि जो ब्रेन डेड हो गया उसको तो कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला, लेकिन हमारी जो परिकल्पना है आयुर्वेद के बारे में, हम सब लोग आयुर्वेद के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम लोग आस्तिक मतावलंबी माने जाते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने कहा है, चरक ने कहा है कि जो नास्तिक है वो तो परम पातकी है। आस्तिक माने ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति, आस्तिक माने पुनर्जन्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति, आस्तिक माने अपने कर्म में, कर्म का फल मुझे भुगतना ही है, ये कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आस्था रखने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी देश और समाज की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, इसी में से कभी कोई दधीची होंगे, कभी अन्य होंगे, कभी असुरों के संहार के लिए कोई वज्र बनाने की कल्पना करनी पड़ी होगी, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था करनी है, ऐसे हम समाज के अनुयायी हैं, ऐसे समाज के हम लोग उत्तराधिकारी हैं। हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल इसको दोहराना क्या कि यार भोजन से पहले एक दोष, भोजन करते समय दोष एक प्रवृत्त होता है, भोजन के पाचन के समय दूसरा दोष प्रवृत्त होता है, भोजन के पच जाने के बाद तीसरा प्रवृत्त होता है, प्रातः काल दूसरा दोष प्रवृत्त होता है, मध्याह्न में दूसरा प्रवृत्त होता है, सायंकाल तीसरा दोष प्रवृत्त होता है। ऐसी काल की रचना है। तो वास्तव में ये जो हमारा 24 घंटे का दिनचर्या बनाई गई उसमें भी ऐसे ही रचना है। हमारे यहाँ जो चतुर्युग की कल्पना है, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो हम सब लोग कल्पना करते हैं कि हम लोग सतयुग में जिए। कलयुग में कोई जीवन, कलयुग चल रहा है अलग बात है, लेकिन कलयुग में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, क्यों? कलयुग में मार काट, लोभ, लालच, ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए भी वैदिक लोगों ने जब चर्चा की तो एक सूत्र दिया और उसमें बताया कि व्यक्ति जब सोता रहता है वही कलयुग है। संजिहानस्तु द्वापरा कलौ शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरा, और किसी ने जगा दिया, जैसे कुंभकर्ण था मान लीजिए, वो सोते रहता था 6 महीने, तो वो तो कलयुग में ही पड़ा था, उसको कुछ करना नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन के सामने का कोई उद्देश्य नहीं। यही कलयुग है वास्तव में, जिसको हम लोग तमोगुण कहते हैं, जिसको इनर्शिया कहते हैं, कि जब जैसा आ गया जो मिल गया तो ठीक है। ये ठीक है, कई बार सतयुग में भी यही होता है कि भाई जैसे जीवन रखा जाए, लेकिन सतयुग में आदमी स्वेच्छा से सबको स्वीकार करता है, इनर्शिया नहीं होती सतयुग। तो हम सब लोग इस परंपरा के चूंकि लोग हैं, इसलिए कलौ शयानो भवति, और जब अंगड़ाई लेता है आदमी, उठता है, तो समझ लीजिए कि द्वापर आ गया। फिर उसके बाद में उठ के चलना शुरू करता है, बैठ जाता है जब कि भाई अब कुछ निर्णय लेना कि भाई अपने जीवन के लक्ष्य में करना क्या, तो वही वास्तव में त्रेता है। और जब उठ के चलना प्रारंभ कर देता है, माने क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है, वही सतयुग है। और इसीलिए मंत्र क्या गया है, चरे वेती चरे वेती। डॉक्टर अपने जो कई लोग हैं, अब जैसे आयु के बारे में अगर चर्चा ही करे तो विवेकानंद की आयु कितनी हुई, 40 वर्ष भी पूरे नहीं मिले उन्हें। जिन शंकराचार्य जी को हम लोग मानते हैं कि बड़े हमारे आदि पुरुष थे, उनको भी कुल 32 साल का कालखंड मिला जीवन में। तो कालखंड की लंबाई का काम नहीं, कालखंड की जो गहराई है उसका महत्व है। तो हम अपने नई पीढ़ी के लोगों को कितना इस ओर प्रवृत्त कर पाते हैं, ये विश्व आयुर्वेद परिषद का एक बार सौभाग्य है। हम लोगों ने विश्व तय थोड़ी किया था कि हमको नेत्रदान पे काम करना पड़ेगा या नेत्र करेंगे, लेकिन अब आप सब लोगों के प्रयास से एक नया एक चैप्टर खुल गया। देश में इस समय हमारे लगभग 500 से अधिक कॉलेज है। उन 500 कॉलेजों में अगर प्रतिवर्ष 100 की संख्या भी मान ली जाए, कुछ कम होगी कहीं कुछ ज्यादा होगी, तो सब मिला के 50,000 की संख्या एक समय में आयुर्वेदिक कॉलेजों में 2.5-3 लाख लोग, युवक हम लोगों के संपर्क में हैं। उनको अगर हमने इस ओर प्रेरित किया, वो तो सब नौजवान लोग हैं, उनको खाली प्रेरणा देने की बात है, और उनको कुछ करना भी नहीं है। उनको तो ये करना है कि जहां जाके वो इस्टेब्लिश हों, वहां पर पहुंचने के बाद में लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करें।
सब लोग जानते हैं कि भाई शरीर है, अगर 6 घंटे जीवित रहा, जीवित रहने के बाद में अंग में तो वो भी नहीं है। देहदान में तो कुछ लोग ठीक है भाई, उसका उपयोग रिसर्च के लिए होना, उसका एनाटॉमी के क्लास के लिए होना, लेकिन जो अंगदान है उसमें से तो जो विशिष्ट अंग है उसको निकाल लेने के बाद में बाकी सब संरचना वैसे ही होने वाली है। तो ये, और हमारे यहाँ दान की कल्पना क्या की गई है कि दाएं हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को पता ना लगे कि किसने किसको क्या दिया। अंगदान बिल्कुल ऐसा ही है, जो दे रहा है उसको तो पता ही नहीं, वो तो कामा में है या इस स्थिति में है, उसको कोई पता नहीं हमने किसको क्या दिया। जिसको मिल रहा है उसको भी नहीं पता कि हमें कहाँ से ये लंग्स आ गए, कहाँ से हृदय आ गया, कहाँ से किडनी आ गई, कहाँ से क्या आ गया, लेकिन उसको जीवन दिया। तो वास्तव में हम लोगों को जो कहा गया है कि वैद्य जो है वो जीवन दाता होता है, प्रभाविसर होता है, जीवला के जीवन को प्रदान करने वाला होता है। तो जीवन को प्रदान करने की प्रेरणा नव वैद्यों में भरने का काम ये, और सौभाग्य की बात है कि एनाटॉमी का विषय, शरीर रचना का विषय ये प्रथम वर्ष में आने वाला। तो अभी मैं डॉक्टर अनिल जी से चर्चा कर रहा था कि शायद उनके भोपाल के कॉलेज में इस टाइप का प्रारंभ हुआ है। कॉलेजों में एक एक सत्र इस विषय पे हो, इसके लिए एक एसओपी बना दी जाए, और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के लोग, जैसे मैंने उसमें चर्चा की थी कि शालाक्य में क्या नहीं हो सकता है कि सब शालाक्यों में, शालाक्य के जितने विभाग हैं आयुर्वेदिक कॉलेजों के, उसमें एक पट्टिका लग जाए कि नेत्रदान में क्या करना, कैसे करना। जो लोग आपकी क्वेरी करेंगे उसको क्वेरी के उत्तर देना। तो ऐसी क्वेरी के उत्तर बहुत सारे उपलब्ध भी हैं, उनका एक साहित्य बन जाए और सब कॉलेजों में विश्व परिषद के शरीर रचना विभाग की ओर से अगर वो जाएगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, आपको भी ये लगेगा कि हम कुछ सार्थक काम कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये जो जीवन है इसका एक क्षण भी बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इस माध्यम से हम किसी के जीवन को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। और मुख्य विषय तो अभी जो अवेयरनेस के लिए डॉक्टर सोनी जी रखने वाले हैं तो वो है वास्तव में। तो इतनी भूमिका के साथ आप सब लोगों ने एक जो नया प्रोजेक्ट लिया है, ये केवल इसी शरीर रचना विषय तक संबंधित न रहे, सभी विषयों में। मैं तो अभी डॉक्टर अनिल जी को भी कहूंगा और लोगों को भी कहूंगा कि एक वर्ष में एक परंपरा डाल लें कि भाई 11 विषय उनके विषय के होंगे और एक विषय ये सामाजिक विषय का आएगा। उस सामाजिक विषय में आधा घंटा में अवेयरनेस शारीरिक अपने शरीर दान के लिए और 15-20 मिनट नेत्र दान के लिए, ये सामाजिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, और इसका परिणाम अभी नहीं आएगा, लेकिन अब से 5 साल बाद, अब से 10 साल बाद आप देखेंगे कि आयुर्वेद के लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। क्यों? और कोई चिकित्सक, सब लोग धनोपार्जन में लगे हैं। हम लोग शायद पहले लोग होंगे जो कि इस प्रकार के कामों में लगना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस आपके प्रयास से विश्व आयुर्वेद परिषद को जो लाभ होगा या आप सबको होने वाला है। तो इसके कारण से आपको, आपने जो समय दिया मेरे लिए, उसके लिए हो सकता है कि मैंने 2-4 मिनट अधिक ले लिए हों, लेकिन उसको क्षमा याचना करते हुए मुझको लगा कि विषय एक बड़ा महत्व का विषय है, इसलिए आप सब लोगों के सामने रखा। सभी लोगों के लिए मेरा अभिनंदन। जय आयुर्वेद। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपने अनुभवी वचनों से हम सभी को जो मार्गदर्शन दिया है और हमें जो निर्देशन दिया है कि जो कुल 12 संभाषाएं वर्ष भर में होने वाली है, उनमें एक विषय, एक सामाजिक विषय को लेकर भी हम एक संभाषा करेंगे। तो डेफिनेटली इस विषय को लेकर आज हम सभी प्रण लेते हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से सभी कार्यकर्ता कि इस विषय को और भी आगे लेके जाके जो भी हमारे सिस्टम में डेफिशिएंसी है या जो भी अंगदान के ऊपर में लोगों में जागरूकता की कमी है, उस विषय को बढ़ाएंगे। तो आपका हृदय तल से हमारी विश्व आयुर्वेद संभाषा की तरफ, रचना शरीर संभाषा की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर गौरव सोनी जी, उनका परिचय, संक्षिप्त परिचय देने हेतु एवं उनको इस मंच पर आमंत्रित करने हेतु मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साउथ जोन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रसन्ना एस जी को। Namaste to all, respected dignitaries on this platform. It's my immense pleasure to introduce today's eminent speaker, none other than Dr. Gaurav Soni, Assistant Professor, Department of Rachana Sharira,
Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong, Meghalaya. Let me brief forward, sir. Sir has undergraduated from State Ayurveda College and Hospital, Lucknow, from Lucknow University in the year 2012. Sir has pursued post-graduation MD in Rachana Sharira from National Institute of Ayurveda, Jodhpur in the year 2015. Sir has begun the academic journey in the year 2016 from as a assistant professor from Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong, Meghalaya. So during this tenure, sir has published many scientific papers. Out of that, 27 journals were published in UGCK, Scopus, and Web Series. This speaks a lot. And in this journey, sir has presented the scientific papers in national and international platforms. It is about 30 papers sir has presented in various platforms and attended CMEs and guest lectures during this journey. And more importantly, there is a academic member in academic societies like life member in Vishwa Ayurveda Parishad, life member of National Ayurveda Student and Youth Association, that is NASIA, and life member of Anatomical Society of India. And sir has involved in various research activities. In that, one important, I would like to say, the important research is on promoting Ayurveda intervention for iron deficiency anemia among females in Mayupat and Myelium block of East Kashi Hills, district of Meghalaya, under the scheme of Ayush. And in this journey, sir has published a book entitled Concept of Asishara in Ayurveda, and many more to say about sir. With this brief introduction, I like to invite today's guest speaker, Dr. Gaurav Soni sir, to begin with the lecture. Sir, please. Thank you, sir. Thank you very much for my introduction. So, first of all, I want to say a few words about this particular topic. This topic is not for actually for giving knowledge. This is actually for awareness. और गुरु जी ने बहुत ही अच्छा पहले ही प्रस्तावना की तरह छोटा सा जो दिया हम लोग को वक्तव्य, उसमें क्लियर हो जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी महत्ता हमको तभी पता चल सकती है जब ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जिसको इसकी नीड हुई हो। अदरवाइज हमको यही लगता है ये अपना काम नहीं है, किसी दूसरे का काम है, और जब अपने पास कुछ ऐसा आएगा कभी जीवन में तब देखा जाएगा, लेकिन जब देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर आप पहले से तैयारी करके नहीं रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूं और अपने लेक्चर को शुरू करता हूं, क्योंकि समय के साथ काम हो तो अच्छा रहता है। यस सर। सर, मैं प्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ इसको। मैं प्रेजेंट कर नहीं पा रहा हूँ सर, इसमें कुछ को होस्ट बनाना पड़ेगा शायद आपको। सचिन सर। हाँ, कर रहा हूँ। ओके। सर दिखाई दे रहा है सर? आपको पोस्ट है सर ऑलरेडी। हाँ, आ गया सर। आ गया सर। ओके सर। So let me begin our topic, today's topic. So this is especially on the occasion of Indian Organ Donation Day. आप देख सकते हैं पहला वर्ड यहाँ पे इंडियन लिखा है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग ऑर्गन डोनेशन डे बनाए जाते हैं और एक यूएनओ के द्वारा भी बनाया जाता है जो कि आगे चल के नवंबर में आने वाला है। तो दिस इज अंगदान महोत्सव। इस साल की इंटरनेशनल थीम जो यूएन ने दी हमको वो है डोंट लीव योर लव्ड वंस इन डाउट, और खासकर आज हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर शुरू करना चाहूंगा, अगर परमिशन हो मुझे सर। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सो सर्वप्रथम एक चीज बताना चाहेंगे कि अंगदान जग जागरूकता अभियान, दिस इज अ मोटो, अ कैंपेन विच इज हैज बीन स्टार्टेड बाय आवर गवर्नमेंट। और ये मोटो बहुत पुराना नहीं है, अभी नया शुरू हुआ है और लगभग 10 साल से इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। और बेसिक एम इसका ये है कि टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन एंड ब्रिज द गैप बिटवीन दोज नीडिंग ट्रांसप्लांट एंड अवेलेबल डोनर। कोई डोनर तैयार है देने के लिए, लेकिन किसको देना है वो उसको पता ही नहीं है। कोई ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है उसको। तो ये
गैप कैसे दूर हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम, और इसके लिए कई सारे सोसाइटीज भी बनाया है कि ये कैसे किया जाएगा। तो इसके एम्स क्या क्या थे, एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूसिंग द नीड फॉर ट्रांसप्लांट थ्रू प्रिवेंटिव मेजर। तो जैसे कि अपने आयुर्वेद में भी पहले बताया जाता है, स्वास्थ्य रक्षण मातुरस विकार प्रबंधन, तो पहले प्रिवेंशन के बारे में बात कर लें, जैसे कि इसका नीड ही कम हो जाए। दूसरा, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द ब्रेन स्टेम डेथ एंड इट्स रिलेशन टू ऑर्गन डोनेशन। तो एक तरह का टर्म है जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के इस टॉपिक में। देन एंकरेजिंग द डिक्रीज ऑर्गन डोनेशन एज अ वे टू सेव द लाइफ। देन फाइटिंग अनएथिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनएथिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हम खबर पढ़ते रहते हैं, ये ऑर्गन चोरी कर लिया गया, भी कर लिया गया, या उसको गलती से निकाल लिया गया। तो इसको रोकने के लिए भी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। फिर बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो हम लोग सोचते हैं ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो डिलेमा रहता है हमारे मन में, उसके बारे में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। और कुछ हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया गया है इसके दौरान इसमें, जो कि इस चीज के लिए नोटिफाइड हैं, जो कि बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे ये काम हो सकता है। तो ये छोटा सा इंट्रो था अंगदान जन जागरूकता अभियान के बारे में, क्योंकि अवेयरनेस का लेक्चर है। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन होंगे या जो फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन होंगे, उन सबको ये पता ही होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया आज लग जाएगा। तो जैसे कि हम लोग हर चीज शुरू करते हैं, तो पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि नहीं बताया गया। तो ऋग्वेद में कुछ थोड़े रेफरेंसेस मिलते हैं अपने को, यहाँ पे फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी टू रिजॉइन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द सेंट च्यवन व्हेन दक्ष वाज कट हिज हेड। देन एक आई ऑपरेशन के बारे में है। देन यू कैन सी देन वन मोर प्लॉट, द ट्रांसप्लांट ऑफ हेड ऑफ एलिफेंट ऑन गणेशा, जो बहुत फेमस है लॉर्ड शिव के द्वारा। कुछ सुश्रुत ने भी एक बात की है, इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था ऑटोग्राफ्टेड स्किन इन नोज रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम कॉमनली राइनोप्लास्टी कहते हैं। ज्यादातर जो भी मेरा लेक्चर में आपको टॉपिक्स मिलेंगे या स्लाइड्स मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं पबमेड जनरल से लिया गया होगा या ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से ही होगा। जैसे कि यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है कि इसका सोर्स क्या है। नो, कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले हमको उसका एबीसीडी जान लेना चाहिए। तो देर आर सम टर्म्स जो बहुत कॉमन है, पर हमको सही से उनका मतलब नहीं पता है। तो थोड़े से टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि पहला, कैंडिडेट। कौन है कैंडिडेट? तो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड ऑन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट इज कॉल्ड एज कैंडिडेट। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट कौन मेंटेन करता है, कैसे करता है, हम इस पे फिर बात करेंगे अभी। देन व्हाट इज ऑर्गन, आई थिंक एवरीबॉडी नोज, बिकॉज सभी लोग रचना से जुड़े हुए हैं ज्यादातर। Then organ donation, to give an organ or a part of organ which can be transplanted into another person is called as organ donation. अंगदान इसको बोलते हैं। अंगदान करने से पहले और दूसरे में जाने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए उनको प्रिजर्व करके भी रखना पड़ता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑर्गन प्रिजर्वेशन। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी से जुड़े हुए हैं, तो हमें प्रिजर्वेशन दिमाग में आते ही फॉर्मुलिन डालने की सोचने लगते हैं हम लोग। वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ दूसरी चीजों से प्रिजर्वेशन किया जाएगा, क्योंकि ये लाइव ऑर्गन में भी जाना है आगे। देन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज मैचिंग। कोई भी ऑर्गन किसी के भी नहीं फिट हो सकता है, सो देयर आर सर्टेन रूल्स। सबसे कॉमन जो है कि हम उसको पोटेंशियल जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप कंपेटेबल होना चाहिए पोटेंशियल रेसिपिएंट से। देन देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज ऑर्गन प्रोक्यूरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो संस्थाएं होती हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है या पहचाना गया है कि आप ये काम या ऑर्गन डोनेशन का काम पहचानने वाला और ट्रांसप्लांट करने वाला कर सकते हैं। वहां पे मैचिंग के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होती है। नेक्स्ट है ऑर्गन प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन नेटवर्क। दिस नेटवर्क, सभी नेटवर्क जैसे अभी हम आगे बात करेंगे NOOTTO के बारे में, जो अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि कैसे सभी कुछ एक चेन में बंधे हुए हैं। अगर कहीं पे भी कोई ऑर्गन हमको मिलता है, कहीं भी वो देने के लिए कोई आदमी है, रेसिपिएंट है हमारे पास, तो वो ऑर्गन उसके तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क बना के रखा गया है। नेक्स्ट, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन। ये कुछ मेडिसिन होते हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद उस पेशेंट को लेना पड़ता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक अगेन यू कैन सी रेसिपिएंट, देन ट्रांसप्लांट, वेटिंग लिस्ट। नो, दिस इज जैसे कि अपने ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होता है, कुछ उसी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि किसको किसको ऑर्गन चाहिए, वो एक लिस्ट बना के रखते हैं। और एक खास बात ये होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी रिजर्वेशन नहीं देखा जाता है। आप लिस्ट पे किस नंबर पे हो, कब ऑर्गन मिला और आपकी नीड कैसी है, उस हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती चली जाती है। नेक्स्ट एक बात इसमें है कि कितने टाइप के डोनेशन हो सकता है यहाँ पे।
तो दो तरह के डोनेशन हो सकते हैं ऑर्गन डोनेशन, एक है लिविंग डोनेशन, दूसरा है डिक्रीज डोनेशन, जिसको हम लोग कैडेवरिक डोनेशन भी कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो लिविंग डोनेशन किसे कहते हैं? जब एक जीवित रहता हुआ पुरुष या स्त्री अपना बॉडी का एक पार्ट या एक हिस्सा दूसरे को देना चाहता हो आफ्टर मैचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, वो कहलाता है लिविंग डोनेशन। जैसे कि कोई किडनी किसी को ट्रांसप्लांट करना है या पार्ट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट करना है, तो वो हम लोग कहलाते हैं लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है डिक्रीज डोनेशन। डिक्रीज मीन्स जो डेथ हो गया है या ब्रेन डेथ हो गया है, और वो पहले से कंसेंट भर चुका है या उसके घर वाले भर रहे हैं कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये डिक्रीज डोनेशन प्रोग्राम कहलाता है। ये आफ्टर डेथ होता है। तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू कैन गिव लाइफ टू अदर्स। तो ये जीवन के बाद दूसरे को जीवन देने वाली कहानी होता है यहाँ पे, जो कि हम लोग डिक्रीज डोनेशन या कैडेवरिक डोनेशन के बारे में जानते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको पता होना चाहिए वो है ब्रेन डेथ। तो व्हाट इज ब्रेन डेथ? तो इट इज द इरिवर्सिबल एंड ऑफ ऑल द ब्रेन एक्टिविटी। कब हो सकता है? इट अकर्स ड्यू टू मेजर हेड इंजरीज और ब्लीडिंग इन द ब्रेन ड्यू टू अ स्ट्रोक अमंग अदर रीजंस। ब्रेन डेड पर्सन अगर एक बार डेथ हो गया, ब्रेन डेथ हो गया, तो उसको वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है जब तक वाकई फॉर्मेलिटी ना हो जाए या घर वाले उसके परमिशन ना दे दें कि नाउ यू कैन ट्रांसप्लांट द ऑर्गन्स। बाकायदा ऑक्सीजनेटेड फॉर्मेट में रखते हैं कि बाकी सारे ऑर्गन जो हैं वो हार्वेस्टेड रहे, अच्छे बने रहे, जो कि दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा सके। इंडिया रिकॉग्नाइजेस ब्रेन डेथ एज लीगल फॉर्म ऑफ डेथ। तो इंडिया में लीगलाइज है कि ब्रेन डेथ अगर डॉक्टर्स के ग्रुप ने कंफर्म कर दिया है तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको पहले से पता होने चाहिए जब हम इसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे टर्म्स की एक लिस्ट है, मैं बताऊंगा आप वहाँ लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैंने डिस्कस करने का यहाँ पे सोचा। फिर एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्या डोनेट कर सकते हैं? क्या केवल ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं या टिश्यू डोनेट कर सकते हैं? तो अगेन वेरी बिग लिस्ट है। तो कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे मैंने दिखाए भी आपको, लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। देन बोन्स, टेंडन्स तक हो सकते हैं, हार्ट के वेल्व्स हो सकते हैं, फीमोरल एंड सेफनस वेन्स हो सकते हैं, फेस, हैंड्स एंड आर्म्स भी डोनेट किए जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 ऑर्गन डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स एंड इम्प्रूव अप टू 75 लाइव्स। तो एक ऑर्गन डोनर या एक डोनर अगर हमको मिलता है तो वो 75 जिंदगियों पे असर डाल सकता है। खुद ही समझिए आप इसका कितना ज्यादा वैल्यू है। और 8 की लाइफ तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है उसके मेजर ऑर्गन्स के द्वारा। ये एक लिस्ट है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा ऑर्गन डेड डोनर से किया जा सकता है, कौन से ऑर्गन हम केवल लाइव डोनर से ही ले सकते हैं। लाइक यू कैन सी ब्लड वेसल्स जो कि ऑटोग्राफ्ट होते हैं वो लिविंग डोनर से लिया जा सकता है। पार्ट ऑफ लीवर अगर कोई लेना चाहता है तो हेल्दी लीवर से लेना पड़ेगा। टेस्टिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी फ्रॉम बोथ द साइड, बोन मैरो, स्किन, पैंक्रियाज, तो मेनी थिंग्स आर देयर जो एक लिस्ट के द्वारा यहाँ पे मैंने दिखाने का कोशिश किया है। जिसमें सबसे कॉमन कॉर्निया जो डेथ डोनर से लिया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होने वाला टिश्यू है। जैसा कि राकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सर ने मुझे भेजा था, तो ऑलरेडी हैंड वहां पे लिखा था, पर फिर भी मैंने सर का जो कटिंग आया था उसको यहाँ पे लगाने का सोचा। तो किडनी और लीवर की तरह हाथ का भी हो सकेगा प्रत्यारोप। और नाटो ने इसको एक कर भी दिया है, 12/7/2024 को इसका एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि सब्जेक्ट डेमोग्राफी मैनेजमेंट में जब हम लिस्ट निकालते हैं कहाँ पे आप जाके इसको रजिस्टर करेंगे, तो वहाँ पे एक लिख के आने लगा है कि इसको हम कर सकते हैं। और जो भी हमारे सेंटर्स हैं वो इसको बोन की कैटेगरी के अंदर मानेंगे अभी फिलहाल के लिए। आप लास्ट लाइन्स का देख सकते हैं, मे बी रजिस्टर्ड अंडर द कैटेगरी बोन ऑफ टिश्यू सेक्शन इन सब्जेक्ट डेमोग्राफी मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, कितने समय तक के अंदर सब कुछ ये ट्रांसप्लांट वाला प्रोसीजर हो जाना चाहिए? तो बहुत सारा हम लोगों ने बुक्स में पढ़ के रखा है ऑलरेडी कि किडनी 24 से 48 घंटे में होता है, लीवर 12 से 16 घंटे में हो सकता है, हार्ट 4 से 6 घंटे में हो सकता है। टिश्यूज एक ऐसी चीज है जिसको रिकवर करके अच्छे से स्टोर करके रखा जाए तो थोड़ा और लंबे समय तक के लिए हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बारे में ढूंढना चाहें अगर तो एक छोटा सा मुझे मिला है यहाँ पे टाइम फ्रेम। तो जब एक ऑर्गन को हम लोग निकाल लेते हैं या रिकवर करते हैं तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, और जो कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा उस ऑर्गन का या टिश्यू का, तो सेल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए कुछ प्रोसीजर है जिसको हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो उसमें केमिकल्स के द्वारा भी कर सकते हैं या टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है 32 to 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, उससे भी इसका पार्ट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं बन रही है, तो
तो धीरे धीरे वो इरिवर्सिबल डैमेजेस आते रहते हैं। वही एक चैलेंज है कि उस रिवर्सिबल डैमेज इतना ना हो जाए कि वो ऑर्गन रिमूव होने के बाद, डोनेट होने के बाद यूज भी ना किया जा सके। तो इसलिए टाइम फ्रेम सेट किया गया है और इस टाइम फ्रेम के विदिन ही उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये ऑर्गन के जो टाइमिंग लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर जो होंगे वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगी लिस्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल बॉडी डोनेशन फ्रॉम ऑर्गन डोनेशन? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि पूरी बॉडी डोनेट किया जाए या कोई एक ऑर्गन डोनेट किया जाए? तो बेसिक डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग लॉस के द्वारा किए जाते हैं, उनके अंदर है। तो ऑर्गन डोनेशन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस इज कवर्ड अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ और ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट THOA 1994, जिसको बाद में अमेंड भी किया गया है 2011 में। ये पूरा लॉ है जो हम लोग फॉलो करेंगे, अभी समझेंगे इसके बारे में। दूसरा जो होल बॉडी डोनेशन है, जो हम अपने डिसेक्शन हॉल्स के लिए बॉडी लेते हैं, वो एनाटॉमी एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये सभी यहाँ पे टीचर्स हैं तो ये बात जानते ही होंगे ऑलरेडी। Organ and tissue donation is defined as the act of giving life to others after death by donating his or her organs to the needy suffering from end stage organ failure. तो एंड स्टेज ऑर्गन फेलोर के बाद ऑर्गन्स या टिश्यू को डोनेट करना ऑर्गन डोनेशन आएगा, और वो लीगली किसके अंदर आएगा? THOA के अंदर आएगा 1994। अगर कोई डेथ होने के बाद डेड बॉडी फॉर डाइसेक्शन पर्पस देना चाहता है, वो एनाटॉमी एक्ट के अंदर। तो ये बेसिक लीगल मैटर है, जो किसके अंदर क्या चीज आने वाला है वो हमको पहले से आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, आप करने की सोच रहे हो लेकिन गलत लॉ के अंदर आपने अप्लाई कर दिया या कोशिश किया, तो आप उल्टे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे कि गुरुजी ने पहले बताया कि इस समय बहुत अधिक नीड, तो एक छोटा सा डेटा मुझे मिला कि इन इंडिया एवरी आवर देयर इज अ नीड ऑफ 10 लाख ऑर्गन डोनेशंस एंड टिश्यू डोनेशंस। तो दिस इज वेरी बिग नंबर। एक ये डेटा और मिला मुझे जहाँ पे बताया गया है कि लाइक कितना ज्यादा हमको ऑर्गन वाइज देखा जाए तो कितना नीड है अभी के फिलहाल। तो यू कैन सी किडनीज का नीड 2.5 लाख के आसपास है, लीवर का नीड 80,000, हार्ट का 50,000, और कॉर्निया जो सबसे ज्यादा नीडफुल है इससे 1 लाख ही लिखा है, पर इससे बहुत ज्यादा नीड होगी इस समय। तो ये एक डेटा है जो कि एवरी पर्सन या अभी तक जो नीड है इंडिया की पर ईयर। तो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है, जैसा कि आपको इस डायग्राम ग्राफ से दिख रहा होगा कि there is demand of 50,000 hearts per year, but there is only 339 are which are been legally taken. You can see किडनी 2 लाख के आसपास है, 10,000 के आसपास हुए हैं ट्रांसप्लांट। लीवर के भी 2 लाख 1 लाख के आसपास है, और 700 कुल अभी तक लीगली तरीके से डिमांड पूरी की जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ा गैप है सप्लाई और डिमांड के बीच में, जो कि हमें धीरे धीरे कम करना है। हमेशा याद रखना है कि एक साथ कुछ जल्दी में कुछ नहीं हो पाता है। अभी अवेयरनेस करेंगे, अभी लोगों को समझाएंगे, तो धीरे धीरे ये गैप कम होना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लीगल मैटर के बारे में, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमको लीगल फॉर्मेलिटी या एथिकल सारे पता होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा ये मुझे मिला है, एक डेटा मिला है कि बुकलेट मिला है, समझ लीजिए, जो कि 50 पेजेस का है, और DGHS मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है, और ये सभी कुछ बताता है जो भी हमारे मन में क्वेरी होगा। तो ये बुकलेट का मैंने यहाँ पे एक लिंक भी दिया है जो बाद में मैं शेयर भी करूंगा। तो जिसको भी कुछ भी इंटरेस्ट हो वो इस बुक को डाउनलोड कर सकता है, और इसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए हो। तो इस पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नेटवर्क बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑर्गेनाइज एन mechanism for organ and tissue procurement, retrieval, especially from decreased donor, and then distribution to for transplantation। तो वो एक नेटवर्क मेंटेन रहे, जो डोनर देना चाहता है, जो रेसिपिएंट लेना चाहता है, उनके बीच में कोई गैप ना रहे। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोग्राम का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। देन देयर इज अगेन अ फंड फॉर द प्रमोशंस। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ प्रमोशन। आप प्लेजिंग करेंगे, अभी मैं बताऊंगा प्लेज कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गन डोनेट करने के लिए आप प्लेज कर सकते हैं, कहाँ जाके करना है आपको, इसके बारे में बताऊंगा। देन तीसरा जो आज हम कर रहे हैं, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गन्स among public at a large, just not for our institution, not for our students। वो भी एक माध्यम है कि हम उनको सिखाएंगे तो वो आगे जाके दूसरों को बताएंगे, बट बेसिकली कॉमन पब्लिक के मन में ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। वी आर डॉक्टर्स, वी आर knowing the things, we are science student,
तब भी हमारे मन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, तो कॉमन पीपल के मन में तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस कैसे दूर होगा, वो इस प्रोग्राम का मेन मोटो है। फिर टू ट्रेन रिक्वायर्ड मैन पावर फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे ऑर्गन को रिट्राइव किया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट ऑल्सो। नाउ ट्रांसपोर्ट इज वेरी बिग। ऑर्गन हमें कहीं मिला है, जाना उसको 100 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, तो वो जो एक कॉरिडोर बनाया जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन दिस कॉरिडोर। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट के नाम दिए हुए हैं जो इसके लिए ट्रेनिंग करेंगे या कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। और कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट नेम्स, एक्रोनिम्स दिख रहे होंगे, NOTTO, ROTTO, SOTTO। तो ये 3 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं इस पूरे मैकेनिज्म के, जो अंदर उसके काम करने वाले हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी एक रजिस्ट्री बनाना, ऑनलाइन रजिस्ट्री बनाई गई है इसके बारे में कि दोज हु आर रिक्वायर्ड, दोज हु वांट टू गिव, एवरीथिंग इज वेरी फेयर। You can see from the list, you can check the number, and as per the need, you are going to get your organ. तो ये एक वो सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले NOTTO मीन्स नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है, ये सभी को कंट्रोल करने वाला है। देन देयर आर 5 रीजनल इंस्टीट्यूट, ROTTO, जो कि 5 जगहों पे, लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ एंड गुवाहाटी। एंड देन each state is normally having one SOTTO, that is the State Organ and Tissue Transplant Organization। तो ये लगभग हर स्टेट में या 2 बड़े स्टेट में मिला के एक है, जब ये नंबर हम देखेंगे। और इन सभी का काम किया है ट्रांसप्लांट सेंटर को मेंटेन करना, रिट्राइवल सेंटर को मेंटेन करना, और बायो मटेरियल सेंटर, डेट इज टिश्यू बैंक को मेंटेन करना, और उसके बारे में जितना भी फंडिंग है या जो भी ट्रेनिंग चाहिए, ये सब कुछ प्रोवाइड कराना काम इन्हीं संस्थाओं का है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल जानेंगे NOTTO का, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि NOTP के अंदर से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये लोकेशन जान लेते हैं। इसका लोकेशन है 4th and 5th फ्लोर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी बिल्डिंग इन सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और इसके 2 डिवीजन है मेनली, एक है नेशनल बायो मटेरियल सेंटर और दूसरा है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। तो इसके 2 बेसिक डिवीजन है। और ये वैसे मैंने पहले बताया, दिस इज एपेक्स सेंटर, ये सभी कुछ कोऑर्डिनेट करता है। किसी को कुछ भी इश्यू होगा तो सब लास्टली यहीं पे पहुंचेगा और उसका सारा समाधान इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। फंक्शंस क्या है इनके? तो सबसे पहला फंक्शन है नेटवर्किंग करना। तो वेब बेस्ड नेटवर्किंग, नो एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन नेटवर्क, यू कैन सी, यू कैन डू। तो एक इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है, एवरीबॉडी कैन ज्वाइन इट, एवरीबॉडी कैन सी इट। देन मेंटेनिंग द नेशनल रजिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो ये करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ऑनलाइन। देन अवेयरनेस, देन रिसर्च ऑल्सो दे आर गोइंग टू डू, देन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, और नीचे की जितनी भी संस्थाएं हैं SOTTO और RTTO, उन सबको गवर्न करना भी इन्हीं का काम होता है। देन बात करते हैं हम लोग ROTTO के बारे में। ROTTO जो होते हैं वो NOTTO के नीचे ही आते हैं, मतलब नेशनल के नीचे रीजनल आते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? सर्विलेंस। तो जहां जो कुछ हो रहा है, कोई अगर ऑर्गन डोनेट कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, तो उनको सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, वेदर इट इज गोइंग ऑन प्रॉपर मैनर, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस इश्यू को कैसे सॉल्व करना है, ये इनका काम होता है। ये ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कराते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, जो कि कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है, अटेंड कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ IEC मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन मटेरियल होता है, वो इसको डेवलप करते हैं। और अल्टीमेटली दे आर सपोर्टिंग SOTTOs। तो दीज आर सम नेम्स ऑफ ROTTO, जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ हॉस्पिटल्स के नाम होंगे यहाँ पे। तो सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल मुंबई, देन यू कैन सी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज इन असम। हर ROTTO के अंदर कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, हर कॉलेज के अंदर 5-6 स्टेट दिए गए जिनको वो गवर्न करते हैं या उनकी वो एपेक्स बॉडी है। तो ये लिस्ट हमको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कोऑर्डिनेट करना है। लास्ट में आता है SOTTO, जो कि स्टेट वाइज होते हैं। हाल फिलहाल के लिए अभी 13 SOTTOs सैंक्शंस किए गए हैं, जिसमें कि 5 ROTTO भी मिला दिए जाए तो 18 हो जाएंगे। तो लगभग हर स्टेट में या 2 स्टेट्स में मिलकर एक कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, और हर कॉलेज की एक स्पेशलिटी भी निर्धारित की गई है। तो ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, इनको ग्रांट्स मिलते हैं, इनको पूरा फ्रीडम है रूल रेगुलेशन को मेकअप करने के लिए। और सबसे बड़ा काम इनका टेक्निकल सपोर्ट। तो बेसिक फंक्शन का आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द स्कीम्स अंडर NOTP, मेंटेनिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट,
किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी का लाइफ स्पेन बहुत बाकी है, उसको अभी जरूरत है, किसी का लाइफ स्पेन कम बाकी है। तो ये सब डिसाइड करना ये इनका काम है, ये आगे जाके उसको डिसाइड करते हैं और जैसे जैसे रिट्रीवल हो सकता है वो इनके द्वारा किया। नेक्स्ट, ये ट्रेनिंग और सीएमईस को ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेट्स के विद इन। तो बेसिकली ट्रेनिंग सीएमईस कैसे कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए जो डोनेट करना चाहता है या रिट्राइव करना चाहता है। सो एवरीबडी कैन डू सम पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबके पास कुछ ना कुछ हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद हमको लीगल फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, देयर आर सम रूल्स। रूल बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पहले किसी ने उसका मिसयूज किया होगा। तो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन का चोरी या बिना बताए ऑर्गन निकाल लेना कुछ कॉमन था कुछ जगहों पे, तो उसको रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994, जो आगे चल के 2011 में इसका अमेंडमेंट हुआ। इसका मेन पर्पस था टू रेगुलेट द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन especially for therapeutic purpose. This is very important, only for therapeutic purpose and prevention of commercial dealing. यहाँ पे कमर्शियल डीलिंग किसी तरीके की भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू द पर्सन हु वांट्स टू नीड और हु वांट्स टू गिव आल्सो। तो यहाँ पे पैसे या कमर्शियल डीलिंग नहीं हो, इसके लिए इस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया और उसको लगाया भी गया। फिर इसको आगे चल के कुछ नीड हुआ तो 2011 में इसको अमेंड किया गया और अमेंडमेंट के बाद अब इसका थोड़ा सा नाम भी चेंज हो गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट 1994 अमेंडेड हो गया है ये। तो इस अमेंडमेंट में क्या क्या इन्होंने नया ऐड किया वो हम लोग को जान लेना चाहिए थोड़ा सा। तो दे गिव सम डेफिनेशंस, को डेफिनेशन को क्लियर किया गया कि लिविंग डोनेशन कौन कर सकता है। तो अभी तक क्या था, एकदम नियर बाय लोग कर सकते थे, मींस सन, डॉटर ऑफ वाइफ, तो लाइक दिस। अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया उस लिस्ट के अंदर। स्वैप डोनेशन को भी इंक्लूड किया गया, डोनर एक्सचेंज को भी यहाँ पे लिविंग डोनेशन के अंदर, माना कोई अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है अपने किसी को तो वो दे सकता है, इसको इन्होंने इंक्लूड किया। कैडेवरिक डोनेशन में कुछ नए टर्म्स यूज किए गए यहाँ पे, लाइक उन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दिया व्हाट इज टिश्यू डोनेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एंड टिश्यू बैंकिंग को इन्होंने शुरुआत किया। मैंडेटरी रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन फ्रॉम पोटेंशियल डोनर्स इन आईसीयू, तो दोज हु आर एनी हाउ इन आईसीयू, उनको एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट बोला जाता है, समझाया जाता है कि दे इफ वांट दे कैन गिव दिस। तो ये इन्होंने नया चीज शुरू किया यहाँ पे। देन नेटवर्किंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए कि नेटवर्किंग को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड देन नेशनल रजिस्टर ओपन किया गया। पहले क्या था, ज्यादातर लोग उसको नहीं एक्सेस कर सकते थे, अब एक्सेस कैन बी गिवन। नेक्स्ट थिंग, कुछ पेनल्टीज को बढ़ाया गया है यहाँ पे कि दोज हु आर पुअर दे आर गोइंग टू सेल देयर ऑर्गन, अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रेडिंग होता है, तो इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 1 crore यहाँ पे बनाया गया। एंड प्रोविजंस कॉजन इन केस ऑफ माइनर एंड फॉरेन नेशंस, तो फॉरेन नेशंस अगर कोई कुछ इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाया गया और प्रोहिबिट कर दिया गया है मेंटली चैलेंज पर्सन से विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट बिकॉज दे आर मेंटली चैलेंज, तो इनको एक प्रोहिबिट ही कर दिया गया है ऑर्गन डोनेशन कैंपेन से। ये एक वेबसाइट का प्रीफेस है जो आपको NOTTO की वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो यू गेट मेनी डिटेल्स लाइक अबाउट अस, FAQs, ROTTA, SOTT हॉस्पिटल अवेयरनेस का खूब बड़ा कैंपेन आपको वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कोशिश किया दिखाने का जस्ट एज अ लिस्ट कि अप्रूव कॉलेज और हॉस्पिटल आप अपने शहर में देखना चाहते हैं, अपने स्टेट में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, हॉस्पिटल नेम डालिए अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप सेंटर डालिए, किस तरह का ट्रांसप्लांटेशन आप देख रहे हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कौन सा ऑर्गन चाहिए, और उस स्टेट का नाम डाल के आप सर्च कर देंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट यहाँ पे स्टेट में आपके शहर में कौन सा हॉस्पिटल है और वहां पे किस तरह की सुविधा मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका एड्रेस दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, देन कौन सा ऑर्गन वहां पे फैसिलिटी है ट्रांसप्लांट होने का। तो रिट्रीवल ऑर्गन एंड टिश्यूज के बारे में पूरा लिस्ट दिया रहता है, बहुत लंबा लिस्ट है ये, जस्ट मैंने एक पेज आपको दिखाया कि हाउ यू आर गोइंग टू सर्च फ्रॉम अप्रूव्ड हॉस्पिटल लिस्ट फ्रॉम NOTTO। अब इसके अलावा कोई भी हॉस्पिटल क्लेम करता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि वो लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे जगहों से आने से हमको बचना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए कि आप उसी हॉस्पिटल में जाइए जो इस लिस्ट में अप्रूव्ड लिस्ट में हमको दिखाई दे रहा है। इतना सब जानने के बाद क्वेश्चन मन में आता है प्रोसेस क्या है, हाउ कैन वी डू इट, लाइक इफ समबडी इज वेरी मच अवेयर, समबडी वांट्स टू डू इट, तो हम क्या क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें। तो एम्स ने एक SOP निकाला हुआ है, तो उसको हम लोग समझते हैं, बहुत छोटा सा SOP है। तो लाइक ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बनाया गया है।
तो उनके प्रोसेस ऑफ कैडेवर डोनेशन दैट इज आफ्टर डेथ वाले को ज्यादा अभी तक प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। सो दो तरीके हैं, या तो प्लेज कर लो पहले से जब पर्सन लिविंग है, या बाय द कंसेंट ऑफ फैमिली आफ्टर डेथ। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम लाइक अभी कोई करना चाहता है या आगे के लिए प्रेरित हुआ है तो प्लेज करेगा। एक फॉर्म है जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, वो बताऊंगा मैं आपको कहाँ जाके भरना है। और उसमें एक विटनेस भी लगेगा जब फॉर्म आपको फिजिकली भरेंगे, लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गया तो आपके आधार लिंक होके ओटीपी से वो इजिली हो जाता है। देन फॉर्म भरने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड को आपको हमेशा रखना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होंगे, आपका नंबर भी उनको शेयर किया गया होगा, आपके फैमिली मेंबर्स को नंबर दिया जाएगा। जैसे कुछ भी ऐसा होता है जब नीड आएगी तो वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या बीच बीच में वो भी कांटेक्ट करते रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बर्डन ना है, इसका वो खास ध्यान रखते हैं। Then this is a procedure. You can see waiting of transplant कैसे होगा, becoming a donor, finding a match and ultimately saving a life। ये पूरा प्रोसीजर है जो आप डिटेल में देख सकते हैं। अगेन स्टेप्स है यहाँ पे, ये फॉर्म का फॉर्मेट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नोटो का एक फॉर्म है। ऑलवेज रिमेंबर, हमको हमेशा वही फॉर्म देना चाहिए जो नोटो के द्वारा नोटिफाइड हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से भी करता है तो उसको नोटो से वेरीफाइड होना पड़ेगा कि वो ये काम कर सकता है। तो ये रिक्वेस्ट आपको पहले से वहां पे नोटो में भेजनी पड़ेगी, वो एक एक्सेप्ट करके आपको डोनर कार्ड देंगे, देन यू आर रजिस्टर्ड। द हॉस्पिटल आल्सो एक्सेप्ट्स अनरजिस्टर्ड डोनेशंस इफ पर्सन डाइज विदाउट साइनिंग, लेकिन उसके लिए दैट योर नियर बाई कैन हैव टू साइन द कंसेंट फॉर्म, और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है उसमें भी। तो दीज आर स्टेप्स सिंप्लीफाइड मैनर में कि रेसिपिएंट इज एडवाइज एंड काउंसिल फॉर, एक रीनल का एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बाय ट्रीटिंग डॉक्टर। Recipient identifies the donor, recipient and donor are referred to the transplant coordinator। अब यहाँ से रोल शुरू हो जाता है वो एजेंसीज का। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इंटरोगेट्स द रेसिपिएंट एंड डोनर एंड वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट, एक्चुअल में नीड है, कहीं पर ट्रेडिंग तो नहीं इन्वॉल्व, ये सब उसका काम है चेक करना। इफ डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू देन फर्दर प्रोसीजर होगा कि उसको सेंटर पे भेजा जाएगा, लीगल वर्कअप होगा उसके बारे में। अगर डॉक्यूमेंट फेक हैं तो वो टीम को इन्फॉर्म कर देंगे और एक तरीके के डीएनए जांच होगी, अगर वो कहते हैं कि ये हमारा डोनर है या नियर बाई है, और अगर डीएनए मिसमैच हो गया तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। फर्दर अगर सब कुछ सही रहता है तो वो एक कमेटी के पास जाएगा जो उस हॉस्पिटल में होगा, और कमेटी अगर उसको एक्सेप्ट करता है आफ्टर डूइंग नंबर ऑफ टेस्ट तो आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर। अगर आपको और डिटेल में देखना है कि हर ऑर्गन के बारे में क्या प्रोसीजर है तो अगेन वही नोटो के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये पेज मैंने दिखाया, जैसे आपको अवेयरनेस के टैब पे जाएंगे वहां पे एसओपीज दिया हुआ है, सारा एसओपीज बहुत डिटेल में है, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप जिसको चाहे उसको देख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं जो इजिली आप बात कर सकते हैं अगर आप डोनेट करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं। दोनों तरीके की हेल्प यहाँ पे एसओपीज के द्वारा बताया गया है। एंड दीज एसओपीज हैज टू बी फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, इस पे कोई भी इधर उधर नहीं कर सकते। फिर एक बहुत बड़ा सेट दिया है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में, हम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, तब भी हमारे मन में कुछ क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो नॉर्मल पीपल के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस है। तो एक छोटा सा पेज मैंने किया, ऐसे उनके पास लगभग 800 क्वेश्चंस के आंसर दिए उन्होंने। तो व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मन में आता है, इफ आई हैव प्लेज बिफोर कैन आई चेंज माय माइंड टू अनप्लेज। आपने पहले प्लेज कर दिया, क्या बाद में चेंज कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि मन में डर लगा रहा है कि अगर प्लेज कर दिया तो प्लेज देना ही पड़ेगा। तो यू कैन गेट दिस आंसर दैट यू कैन चेंज एनी टाइम, इट्स अप टू यू। आर देयर एनी रिलीजियस ऑब्जेक्शंस, कोई रिलीजियस ऑब्जेक्शंस है बॉडी डोनेट करने में? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, मानने के बाद ये होना है वो होना है, लेकिन रिलीजियस गुरुज के द्वारा भी बहुत सारे यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं जो आप जाके देख सकते हो, मन के क्वेश्चंस को दूर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है ऑर्गन डोनेशन के लिए, वही बात कि अगर आपने कंफर्म कर दिया तो कोई देना ही देना है, तो अगेन इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एनीवन। अभी आप बन सकते हैं, कोशिश करिए आप अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखें, पर एनी हाउ कभी आगे चल के आप ही को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दीज थिंग्स कैन बी डन इजिली, रिमूव भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और ऑलवेज जैसे गुरुजी ने कहा इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, मानसिकता एकदम से नहीं बदलती है। फिर एक बहुत फेमस वर्ड है ग्रीन कॉरिडोर्स, मुझे लगता है अब तक को आप लोग को समझ में आया होगा, ये नेक्स्ट पार्ट है उसका, ग्रीन कॉरिडोर्स का। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, मीन्स जब भी कोई ऑर्गन रिट्राइव हुआ, ऑर्गन को निकाला गया है, अब उसको रेसिपिएंट तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ऑर्गन डोनर ने अपना काम कर दिया है, उसने एक महादान किया है, अब वो दान वेस्ट नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि ऑर्गन लेके भी हम रेसिपिएंट तक पहुंचा ही ना पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सिस्टम निकाला है, ग्रीन कॉरिडोर्स। अक्सर न्यूज़पेपर्स में ये आता रहता है कि इसको 3 घंटे में वहां पहुंचाएगा, उसको फ्लाइट से या एयर एम्बुलेंस के डायरेक्टली हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है हमारे यहाँ कि इसको ग्रीन कॉरिडोर्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा इसके बारे में। सो ट्रांसप्लांट लेट सक्सेस रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मेनी मेनी फैक्टर्स, और एक फैक्टर है कि ऑर्गन को हार्वेस्ट करना और ट्रांसप्लांट करने का टाइम, तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो दिस टाइम हेंस इज डिसाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्टेंस एंड बोथ आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। इसके ऊपर कुछ मूवीज भी आ चुका है अगर आपको याद हो कुछ। टू ईज एंड फास्टन द प्रोसेस, हेंस टू रिड्यूस द डिले, फ्यू रूट्स आर क्रिएटेड अक्रॉस द कंट्री। जहां भी नीड होता है वहां पे रूट बना दिया जाता है, सारा सिस्टम बंद कर दिया जाता है रोड का, एक तरफ का रोड खाली कर दिया जाता है और बाकायदा पुलिस आपको आगे पायलट लेके जाएगा और जहां भी जाना है आपको पहुंचाएगा। तो इस टर्म को कहा गया है ग्रीन कॉरिडोर्स। सो दीज आर सोशल रूट्स created for transportation of harvested organs to recipient hospital, wherein the ambulance is given special clearance to facilitate the fastest possible delivery. All the traffic signal falling between the whole route are controlled manually and turned green. तो सारा का सारा सिस्टम ग्रीन कर दिया जाता है और बाकी सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है थोड़े समय के लिए, कि जैसे कि कहता है एम्बुलेंस या जो भी गाड़ी जा रहा हो वो फटाफट अपने रेसिपिएंट तक पहुंचे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एनओटीटी खुद ऑब्जर्व करता है। तो इफ सम रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर ग्रीन कॉरिडोर, एनओटीटी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है और इस पूरे प्रोग्राम को खुद कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी ये काम करा देता है। सबसे पहले इंडिया में 2014 में चेन्नई में ग्रीन कॉरिडोर को स्थापना किया गया था, व्हेन देयर वाज अ नीड ऑफ सेविंग 21-year-old लाइफ was saved by creating a green corridor from Chennai Government General Hospital to Fortis Hospital in Aadhar, covering a distance of 12 kilometer in just 14 minutes via ambulance. तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस था। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जैसे अब नीचे लिखा हुआ है कि more than 100 green corridors have been just in last 4 years. 100 से ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर को यूज किया जा चुका है और जिसमें पुणे का नंबर बहुत ज्यादा है। तो पुणे इज वन ऑफ द लीडिंग सिटी यू कैन से which is having the green corridors for organ donation. Now I will talk about something called myth and facts, जो बहुत जनरल क्वेश्चंस है जो सबके मन में आते रहते हैं, तो उनके हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो क्या है मिथ? मिथ है कि मेरे कोई बीमारी है, पहले से मेडिकल हिस्ट्री है, यू वुड नॉट वांट माय ऑर्गन्स, तो क्या मेरे ऑर्गन्स किसी चीज के लिए यूज हो सकते हैं? तो फैक्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ डेथ डोनर सुटेबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द केस टू केस बेसिस। इफ यू वांट टू डोनेट तो दे विल चेक यू, दे विल डू द लीगल फॉर्मेलिटीज, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड वॉट एवर पार्ट कैन बी यूटिलाइज, वो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप देना चाहते हैं तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू कैन बी यूटिलाइज। तो कुछ भी नहीं यूज हो सकता है, ये एक मिथ है। एवरीबडी कैन डोनेट समथिंग। नाउ व्हाट इज द राइट एज ऑफ डोनेशन? तो देयर इज नो एज बार। ऐसा नहीं कि किसी को डोनेट किया जा रहा है तो कैसा नीड होगा। तो ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड बाय न्यूबॉर्न्स आल्सो। अगेन पहले वाले क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, लाइक इट इज ब्रेन डेथ और समथिंग हैज हैपेंड, और इट कैन बी फ्रॉम एन ओल्ड एज 90 years old also can give the donations of the body part. Again they have to go through medical checkups and whatever is needful, harvestful, they will take it out. Then I heard that everybody take everything even if I only want to donate my eyes. ये एक बहुत बड़ा मिथ है सबके पास कि हम सिर्फ आई डोनेट या कॉर्निया डोनेट करना चाहते हैं, पर अगर हम गए तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे। तो ऐसा आप कतई नहीं हो सकता। देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। आप जो भी विश करोगे, जिसके लिए भी कंसेंट दोगे, केवल वही ऑर्गन डोनेट होगा, रेस्ट कुछ नहीं होने वाला। ये गवर्नमेंट के द्वारा आपको तसल्ली दिया गया एक रूल बना के। सो अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है somebody wants to donate, क्या उसका खर्च भी उसी को उठाना पड़ेगा? तो अगेन आपको बताना होगा कि डोनर्स एंड देयर फैमिली आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉस्ट। जितना भी कॉस्ट आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या कोई ऑपरेशन होगा या मूवमेंट होगा, वट एवर लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो ऑर्गन को प्रिक्योर करने जा रहे हो। वो भी एक गवर्नमेंट संस्था के अंतर्गत, जैसे मैंने पहले बताया, देयर आर मेनी सीरीज, उसमें से कोई ना कोई आपके साथ लगेगा और ये पूरा प्रोसीजर आपको कराएगा, जिसमें कि डोनर का कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो दिस केयर हैज बीन टेकन बाय आइदर गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूट व्हिच आर टेकिंग द ऑर्गन्स। तो एक अच्छी बात, अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन एक गुड न्यूज या पॉजिटिव टेक भी ले सकते हैं हम। लाइक यू कैन सी देयर इज 3-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डोनर्स इन 4 years। तो जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है, जो भी
ये लॉ बनने के बाद 2011 के बाद जो भी अवेयरनेस एक्स्ट्रा आई है उसे फायदा दिखाई देना शुरू हो गया है। और जो यहाँ 313 होते थे 2013 तक, अब 905 के लेवल पे पहुंच गया है। तो देयर आर थ्री फोल्ड, दिस इज जस्ट एन सिस्टमिक व्यू, हर ऑर्गन का अलग अलग हो सकता है, दिस इज जस्ट फॉर एन रिप्रेजेंटेशन। सो दीज आर सम फॉर्म्स, अगेन फॉर्म्स हमें ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही देखना है, तो NOTTO से फॉर्म हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म्स, एज यू कैन सी अ बिग लिस्ट इज देयर। तो टिश्यू डोनेशन करना है तो कौन नियर बाई रिलेटिव हो सकता है, वो कौन सा साइन करेगा। अगर स्पाउस या वाइफ या हस्बैंड करना चाहता है उसके लिए एक फॉर्म है। नियर बाई रिलेटिव कुछ करना चाहता है उसके लिए फॉर्म है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट कौन कौन सा लगेगा उसके लिए फॉर्म है। तो देयर मेनी लिस्ट, बट अगेन रिमेंबर, डोनर को कोई खास मेहनत नहीं करना। अगर ही वांट टू डोनेट, देयर इज अ टीम हु इज गोइंग टू हेल्प देम आउट फॉर एवरीथिंग। बट बीइंग अ अवेयर पर्सन, बीइंग अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमको दूसरों को समझाना, तो हमको खुद इन फॉर्म्स के बारे में सब पता होना चाहिए। तो आप एक एक करके फॉर्म को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं जाके इस वेबसाइट से, और देख सकते हैं कौन सा फॉर्म किसके लिए जरूरी है। एक देयर आर मेनी फॉर्म्स, वन मोर पेज इज देयर आफ्टर दिस ऑल्सो, एक पेज और है जो हम देख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे प्लेज करें। इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ वी कैन प्लेज इट। तो वेयर वी आर गोइंग टू प्लेज, तो पहले जैसे मैंने बताया कि देयर वर सम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर देयर जो आपको साइन करने थे। अब ऐसा बहुत सिंपल से एक इन्होंने वेब पेज बना दिया है जहाँ पे आप जाके नोटों के अंदर ही जाएंगे, वहां पे वेब पेज बना दिया है जिसपे आप क्लिक करते ही आप रजिस्टर फॉर प्लेज के फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट डेटा है कि 163587 टोटल प्लेज काउंट राइट नाउ, या कल तक का जो हो रखा है इस प्लेज का। एंड दिस पेज इज वेरी सिंपल, इसके रजिस्टर करने के लिए आपको एक लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन इज वेरी सिंपल, देन देयर आर सर्टेन स्टेप्स, और 2-3 स्टेप्स को पूरा करते ही एक आपको वहां से कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा बाकी की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मेट गिवन बाय गवर्नमेंट। कभी भी कुछ करना है तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से करना है, क्योंकि दिस इज नेशनल रजिस्ट्री, आपका नेशनल रजिस्ट्री में नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको बाकी सब चीजों में बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेगा। तो अगर कोई अवेयर होगा, किसी को अवेयर करना है और करना चाहता है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। अगेन आई हैव गिवन द लिंक आल्सो। तो ABDM नोटो के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ही हमको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आधार से लिंक्ड है और OTP से क्लियर हो जाता है। ये डोनर कार्ड है जो आपको मिलेगा जब आप सर्टिफाइड डोनर हो जाएंगे, और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे यहाँ। ये डोनर कार्ड अगर मिलता है तो यू आर वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन इन होल ऑफ द सोसाइटी। देन एक छोटा सा कोट है यहाँ पे जो हम पढ़ना चाहेंगे। इफ समथिंग कम्स टू लाइफ इन अदर्स बिकॉज ऑफ यू, देन यू हैव मेड एन अप्रोच टू इमोर्टलिटी। और जैसे हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष क्या है, तो एक यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन हम नए स्वरूप में देख सकते हैं कि अगर आपकी वजह से दूसरा कोई जी रहा है तो वो एक तरह का आपके लिए मोक्ष हो जाएगा। तो ये इनका मोटो है। ऑर्गन डोनर बनने के बाद कैसा फील होता है कई लोगों को। एक ये बहुत अच्छा स्लाइड मिला मुझे, तो एक शेयर करना चाहूंगा कि सभी लोग गिफ्ट देना पसंद करते हैं। लाइक किसी का बर्थडे गिफ्ट देना है, कुछ भी है तो गिफ्ट देना है, या रिसाइकिल करना चाहते हैं। आजकल सब लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं, तो कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज करना है, करना भी है तो उसको रिसाइकिल करना है। तो उसके लिए लिखा है रिसाइकिल ऑर्गन्स नॉट जस्ट द पोप कैंस। तो वी ऑल एंजॉय गिफ्टिंग टू ईच अदर, बट द बेस्ट गिफ्ट कैन बी गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो ये गिफ्ट ऑफ लाइफ है जो आज हम लोग अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसी को नीड को आप पूरा करते हैं, किसी को जीवन में एक नई रोशनी देते हैं, तो उससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छा है कि ये गुप्त दान है जिसका खुशी असीम होता है। अवेयर करने के लिए कुछ बहुत सारे पेपर कटिंग्स निकलते रहते हैं जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। कुछ वायरल पिक्चर्स भी आते रहते हैं जो कि हम लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पे देखते रहते हैं। तो यू कैन सी 40th ग्रीन कॉरिडोर इन द सिटी आफ्टर टूअर्स, इंदौर सिटी के बारे में है। एक टीन पर्सन गिव लाइफ टू 6%, इसमें एक रिटायर आर्मी मैन था जिसको उसने अपना हार्ट और किडनी दे के बचाया। देन देर इज अगेन मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन, many awareness programs are given। एक ये पिक्चर आपको दिख रहा है कि that person has brain death and now he's going to give whole of the organs donated, so all the medical fraternity is praying for him। एक छोटा सा वीडियो है, अगर सर परमिशन हो तो चलाऊं मैं। Yes, sir. Yes, sir, please. just 1 minute। I think there is some problem। चलिए कोई बात नहीं।
So there is some problem. Okay. So that's all from my side. I think I have done my job to aware the fraternity, actually medical fraternity, which is going to aware the other people who are non-medicals or general people, those who are belonging to us or nearby us. So thank you all from my side. Thank you for patience hearing, sir. Thank you so much, Dr. Gaurav Soni sir, for wonderful, nice, and very informative lecture. I think you have covered all the aspects related to organ donation in this your lecture. सबसे पहले आपने अंगदान जन जागरूकता अभियान के बारे में सभी को अवगत कराया। उसके पश्चात टाइप्स ऑफ डोनेशन, मतलब ऑर्गन डोनेशन लाइव में कैसे कर सकते हैं, आफ्टर डेथ क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी बताया। और जो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, नोटो, सोटो एंड रोटो, जैसे NOTTO, शॉर्ट में हम नोटो सोटो ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं मोस्टली। तो इनकी जो भी वर्किंग है, नेटवर्किंग है या नेशनल रजिस्टर्स है, इसके बारे में भी आपने इस मंच को अवगत कराया। इसी के साथ में लीगल फ्रेमवर्क जो भी होता है इनका, कि क्या लीगल प्रोसीजर्स होती है, कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है, कौन से लॉ में कौन सी चीजें आती है, इसके बारे में भी आपने बताया। देन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 और अमेंडेड एक्ट 2011 के बारे में भी विस्तार से आपने बहुत चर्चाएं की। इसी के साथ में हॉस्पिटल्स का जो आपने लिस्ट बताया वो बहुत ही सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि 11th आवर में जब चीजें सब हो जाती है तो तब हमें समय की बहुत ही कमी रहती है। इसलिए इन चीज़ों से भी अवेयर होना मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि किसी को भी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस इन लीगल चीज़ों के बारे में भी सभी को होना अनिवार्य है। इसी के साथ में ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस क्या है, एग्जैक्ट एंटायर प्रोसेस के बारे में भी आपने प्रकाश डाला। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ग्रीन कॉरिडोर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने इंदौर सिटी का भी उल्लेख किया गया है। रिसेंटली हमारे मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने कल 1 तारीख को ही वर्कशॉप किया था, जिसमें इंदौर से ही हमारे पास आए थे श्री संदीपन आर्य जी, जो बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई रहती है। उन्होंने बहुत सारे ये ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के कार्य किए हैं, और इंदौर मैं समझ रहा हूँ कि देश में शायद 2nd नंबर पे ऑर्गन डोनेशन में कार्य कर रहा है। इसी के साथ में मिथ्स फैक्ट्स, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि बहुत सारे संभ्रम रहता ही है, चाहे हम डॉक्टर भी हो फिर भी हमारे मन में भी रहता है, तो कॉमन पीपल के मन में डेफिनेटली होता है। जो नोटों के फॉर्म्स है उसके बारे में भी आपने बताया, प्लेस के बारे में भी बताया। अभी हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हमने सभी को, जो उपस्थित फैकल्टीज थी या छात्र थे, सभी को हमने वो प्लेस दिलाई है, और हम ऑनलाइन भी उसी को रजिस्टर भी करने वाले हैं। इसी के साथ में डोनर कार्ड का भी आपने सब, मतलब A to Z जितने भी इस विषय से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को आपने कवर किया है। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ही परिपूर्ण है अपने आप में, और बहुत ही आपने इंफॉर्मेटिव, कम समय में और टू द पॉइंट आपने बहुत अच्छी सी बात करी है। विश्व आयुर्वेद परिषद रचना शरीर संभाषा टीम, पूरी एंटायर टीम की तरफ से, हमारी नेशनल बॉडी की तरफ से भी मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ एवं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी भी इस कार्यक्रम में भी मौजूद है। अगर गुरुजी इस विषय पर आप 2 मिनट कुछ बोलना चाहे तो तब मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गुरुजी। ठीक है, किसी के कोई प्रश्न वगैरह है, प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चंस।
सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अगर किसी को इस आज के लेक्चर के संबंध में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोफेसर जेके शर्मा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं पूछना नहीं, थोड़ा सा बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। तो इसका जैसे पूरा जो प्रोग्राम है अपने YouTube वगैरह पे अवेलेबल होगा कुछ ऐसा करके कि जिसको दोबारा से रिपीट जी सर सुन इसकी सके। पूरी रिकॉर्डिंग रहती है सर, उसकी लिंक हम शेयर करते हैं हाँ सर। हाँ, वो क्या है कि बाद में भी जैसे उस चीज पे कोई डिस्कस करना हो कोई चीज तसल्ली से, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। और इंफॉर्मेशन के लिए जो साइट्स वगैरह बताई थी तो उनको भी आगे फिर से इस पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर धन्यवाद सर। और कोई किसी और अब पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न है? सर राकेश जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बताएं सर। सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अभी प्रश्न हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है बिल्कुल किसी आगे। को? जी सर सर। एक प्रश्न है। हाँ, कोई बोलना चाह रहे, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? कोई सर, कोई हाँ, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, आयुर्वेद कॉलेज में हम अपने स्तर पर इस तरह का अनुदान का पहले अपना परिचय दें। सर, डॉक्टर सचिन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम कुरुक्षेत्र। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम अपने कॉलेजेस में इस तरह का कोई अनुदान से संबंधित कोई कार्यक्रम या कोई सिस्टम डेवलप करना चाहें, जैसे मेडिकल कॉलेजेस को बना रखा है, तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से हमें हेल्प कर सकता है? सर इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको NOTTO की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कई सारे लीगलिटीज हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। लाइक टीम चाहिए हमको जो ट्रांसप्लांटेशन इस समय ट्रेंड होगा। अगर आप उन सब चीजों को फुलफिल कर पाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्चुअली फोर्स वर्क चाहिए, डेट्स ऑल। और फैसिलिटी चाहिए, लाइक ऑर्गन निकाला है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पेस होना चाहिए एंड वेरी स्पेशलिस्ट टीम चाहिए। तो इफ दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर लेवल, so you will get the permission for that particular purpose. And again I will say sir, you can see the NOTTO website and there is a contact number for all things, like those hospital who want to register also, there is link is given for them also. So any further queries in legal matters or in technical matters, और सबसे अच्छा बात क्या है, अगर आप अपने हॉस्पिटल को कराना चाहते हैं तो they will help you also. Both the monetary help is also there. थैंक यू ओके। राजेंद्र शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी अभी है? भाई साहब आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी भाई साहब पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राज्य हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या ऑर्गन डोनेशन सेंटर्स की स्थापना की जानी चाहिए एवं उसका जो सिलेबस जो है वो भी करिकुलम में जोड़ना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। जी सर, एक्चुअली अभी के लिए जो दिया गया है हम लोगों को वो एक रूल्स ऑफ सेट दिया गया है, तो उसमें भी जो सेट रूल्स है उसके अनुसार जो कॉलेजेस ये सब फैसिलिटीज फुलफिल करेंगे उन्हीं को फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल उसमें जुड़ सकता है अवेयरनेस कैंपेन के लिए, और आगे चल के अगर आप टेक्निकली उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कोई भी कॉलेज जुड़ सकता है। वो टीम होना चाहिए आपके पास। पर्पज ये था कि अगर ये लोग जुड़ते हैं तो ये भी अवेयरनेस इनमें आएगी, तो जो लोग गांव में बैठे हैं वो लोग भी इससे जुड़ के ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोच सकते हैं। एकदम सर, अवेयरनेस तो कहीं भी फैलाई जा सकती है, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देकर, लाइक जो भी CMEs वगैरह हमारी इसका कुछ ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करना चाहिए। जी सर, IC मटेरियल आपको नोटो की वेबसाइट पे मिलेगा सर, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको
नोटो की वेबसाइट पे बहुत सारा आईसी मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू Sir, सर। just I want to add, in present BMS curriculum, उसमें जो है NLH में जो है उसमें एक सिलेबस पॉइंट दिया है ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन बोल के, तो उसके Yes. हिसाब से हम विजिट कर सकते हैं विलेजेस जो भी है, तो रचना शरीर वाले जो है अवेयरनेस करने का काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर सिलेबस में शल्य और शलाक्य में जो है उसका मेन सिलेबस पॉइंट ऐड कर सकते हैं फ्यूचर डेज में। सर इलेक्टिव में भी इसको जोड़ा जा सकता है, देयर मेनी इलेक्टिव्स। सो yes, अगर yes, कोई sir. मूव बनता है इसको तो और आसानी रहेगा लोगों के लिए, स्पेशली आवर स्टूडेंट्स के लिए। Yes, yes, sir. This week, yes, we can give, sir, for electives, sir. यस सर। वेरी नाइस सजेशन डॉक्टर प्रसन्ना जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि आज के वक्ता ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया है, इसीलिए प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की कड़ी में आज के जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे नॉर्थ जोन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सचिन शर्मा जी को। धन्यवाद सचिन सर। आज जो दूसरा भारतीय अंगदान दिवस हमारे इंडिया में मनाया जा रहा है, इसके